नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें हम हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत पहला हमारे पास प्राचीन इतिहास और इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्नों से। हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और धोलावीरा ये आपका गुजरात में है। धोलावीरा ये गुजरात में है। दूसरा हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, एक सेल्ट नवपाषाण काल से डैश है। एक सेल्ट नवपाषाण काल से डैश है। एक उपकरण सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। तीन अलग अलग अवधि पूरा पाषाण, पुराना पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण, नया पाषाण युग, ये आपके दर्शाते हैं तीन अलग अलग अवधि। और नवपाषाण काल अपनी महापाषाण वास्तुकला, कृषि पद्धतियों के प्रसार और पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों के लिए जाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। आंसर है दोस्तों इसका पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। इन उपकरणों का उपयोग बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता था। चौथा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? आंसर है इसका हुनासागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। हुनसागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। हुनसागी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और रखे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, शाटू घई। हड़प्पा सभ्यता की शाटू घई साइट पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का शाटू घई स्थल जो है ये उत्तरी अफगानिस्तान के दरकड़ जिले में मौजूद है। हड़प्पा सभ्यता की शाटू घई साइट पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का शाटू घई स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के दरकड़ जिले में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका शाटू घई हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में ये स्थित है। शाटू घई हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। शाटू घई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी। शाटू घई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी और यह आसपास के क्षेत्र में स्थित लैपिस लाजुली खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका संबंध अन्य अफगान कीमती सामानों के साथ टिन व्यापार जो कि अफगानिस्तान में पाया जाता है और ऊंट व्यापार से भी हो सकता है। इसका संबंध अन्य अफगान कीमती सामानों के साथ टिन व्यापार और ऊंट व्यापार से भी हो सकता है जो कि अफगानिस्तान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? आंसर दोस्तों इसका धोलावीरा। हड़प्पा के शहरों में आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गनेरीवाला और मोहनजोदड़ो और आधुनिक भारत में धोलावीरा
कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़ और लोथल शामिल है। हड़प्पा के शहरों में आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गनेरीवाला और मोहनजोदड़ो और आधुनिक भारत में धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़ और लोथल शामिल है। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। 8वां प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? आंसर इसका कॉपर। हड़प्पा वासियों को तांबा यानी कि कॉपर वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुआ था। खेतड़ी अलावरी रेंज की तलहटी में स्थित है। खेतड़ी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। 9वां प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका गुजरात। आंसर है इसका गुजरात। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर गुजरात में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर गुजरात में स्थित है। लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में पाया गया था। इसकी पहली खुदाई 1957 में एस.आर. राव ने की थी। इसकी पहली खुदाई 1957 में एस.आर. राव ने की थी। 10वां प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? आंसर दोस्तों इसका रोपड़। आंसर इसका रोपड़। रोपड़ सतलुज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलुज नदी के तट पर स्थित है। कुल कितने वेदांग है? कुल कितने वेदांग है? आंसर दोस्तों इसका 6। वेदांग वेदों के अध्ययन और समझ से जुड़े 6 सहायक विषय हैं। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, धर्म्यात्मकता, कल्प, अनुष्ठान, कैनन, व्याकरण, व्याकरण से निरुक्त व्याख्या से, और छंद, वैदिक और ज्योतिष, ज्योतिष से। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? पारुषी। आंसर इसका पारुषी। वितस्ता जो है ये झेलम का पुराना नाम है, और अस्कनी जो पुराना नाम है ये चिनाब नदी का है। चतुद्री सतलुज का है, और पुरुषनेनी रावी नदी का है। पुरुषनेनी ये रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? आंसर दोस्तों इसका कालीबंगन। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। यहाँ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा दोनों अवशेष शामिल है। यहाँ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा दोनों ही अवशेष शामिल है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? आंसर दोस्तों इसका मझिम्मा निकाय। मझिम्मा निकाय। मझिम्मा निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है। सुत्त पिटक को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। सुत्त पिटक को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अंगुत्तर निकाय जिसमें संख्यात्मक शामिल है। दीघा निकाय जिसमें लंबे प्रवचन शामिल है। उद्दक निकाय जिसमें लघु संग्रह शामिल है। मध्यमा निकाय जिसमें मध्य लंबाई शामिल है। संयुक्त निकाय जिसमें बुद्ध के जुड़े हुए प्रवचन शामिल है। पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। सुरकोतड़ा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तालुका नामक जगह में स्थित है। सुरकोतड़ा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तालुका नामक जगह में स्थित है। 1972 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थल में जे.पी. जोशी के साथ खुदाई की। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 16वां प्रश्न, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास यानी कि पिट ड्वेलिंग के प्रमाण है? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण है? बुर्ज होम। आंसर दोस्तों इसका बुर्ज होम। बुर्ज होम एक पुरातत्व स्थल है जिसमें गड्ढे मिलने के प्रमाण है।
यह एक आदिम आवास है जिसमें मिट्टी में खुदाई और छत पर एक गड्ढा है। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। 7वां प्रश्न दोस्तों, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? आंसर है इसका सिंध। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। 2500 यानी कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। 18वां प्रश्न है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? दोस्तों आंसर है इसका हथनोरा। हथनोरा की खोपड़ी की टोपी को मध्य प्लेस्टोइन के होमो इरेक्टस से संबंधित सबसे पुराना माना जाता है। हथनोरा की खोपड़ी की टोपी को मध्य प्लेस्टोसीन के होमो इरेक्टस से संबंधित सबसे पुराना माना जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? आंसर है दोस्तों इसका कादम्बरी। कादम्बरी संस्कृत का एक रोमांटिक उपन्यास है। यह 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बाणभट्ट द्वारा काफी हद तक रचा गया था। कादम्बरी संस्कृत का एक रोमांटिक उपन्यास है। यह 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बाणभट्ट द्वारा काफी हद तक रचा गया था, जो इसे पूरा होने तक देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने अपने दिवंगत पिता द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार पूरा किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है इसका सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर उत्तरी सिंध प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर उत्तरी सिंध प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान में है। 21वां प्रश्न है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? आंसर है दोस्तों इसका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन यानी कि झूलते उपवन काल्पनिक उद्यान थे जो नव बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी को सुशोभित करते थे, जिसे इसके महानतम राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा बनाया गया था। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक वे एकमात्र ऐसे अजूबे हैं जिनका अस्तित्व इतिहासकारों के बीच विवादित है। निम्न में से किस काल में भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे? निम्न में से किस काल में भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे? दोस्तों आंसर है इसका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। शतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल के दौरान पाए गए थे। शतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल के दौरान पाए गए थे। महाराष्ट्र के पाटन में बड़ी मात्रा में शतुरमुर्ग के अंडे के छील के पाए गए। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। शतुरमुर्ग जो है जो भारत में ये पुरापाषाण काल के दौरान पाए गए थे, ये आप जरूर याद रखें। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। इनाम गांव महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। यह घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। दोस्तों आंसर है इसका भीरडाना। भीरडाना। भीरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। जैसा कि पुरातात्विक खोजों से पता चलता है, यह इतिहास पूर्व हड़प्पा काल तक फैला है। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। आंसर दोस्तों इसका जम्मू और कश्मीर में। बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर में एक नवपाषाण स्थल है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह स्थल 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। यह सबसे
उत्तरी नवपाषाण स्थल है। यह सबसे उत्तरी नवपाषाण स्थल है और इन नवपाषाण स्थलों में बुर्ज होम पेड़ों से बनी छत सामग्री है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों आंसर है इसका कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में पूर्व हड़प्पा चरण में खोजे गए खांचों के संकेत मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान खेतों की जुताई की गई थी। 27वां प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? दोस्तों आंसर है इसका कपिल। कपिल को पारंपरिक रूप से सांख्य स्कूल के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। कपिल को पारंपरिक रूप से सांख्य स्कूल के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। सांख्य हिंदू धर्म में आस्तिक या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है। सांख्य का अर्थ है गणना। सांख्य का अर्थ है गणना। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? दोस्तों आंसर है इसका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। दोस्तों आगे हमारे पास 29वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? आंसर दोस्तों इसका लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जो आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व से स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जो आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व से स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, लोथल। 30वां प्रश्न है, डैश शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है, जो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। दोस्तों आंसर है इसका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जो राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चरक महर्षि ने चरक संहिता की रचना की। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना और हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, जो दिव्य कहानियों के माध्यम से हिंदू देवताओं के विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हैं। दोस्तों 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, सामवेद विज्ञान का ज्ञान। सामवेद विज्ञान का ज्ञान। दोस्तों ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सामवेद है ये आपका संगीत से संबंधित है। बाकी सभी आपके तीनों ऑप्शन ये ठीक दिए गए हैं। मूल वैदिक ग्रंथ 4 वेदों की संहिता संग्रह है। मूल वैदिक ग्रंथ 4 वेदों की संहिता संग्रह है। ऋग्वेद जो है दोस्तों वो स्तुति के भजनों का ज्ञान, पाठ के लिए, सामवेद धुनों यानी कि संगीत का ज्ञान, जप के लिए, यजुर्वेद यज्ञ सूत्रों का ज्ञान, पूजा के लिए, अर्थवेद जादुई सूत्रों का ज्ञान, जिसका नाम पुजारियों के एक समूह के नाम पर रखा गया है। जिसका नाम पुजारियों के एक समूह के नाम पर रखा गया है। दोस्तों आगे हमारे पास वैदिक युग से संबंधित दिए गए प्रश्न, और ये हमारा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है। 32वां प्रश्न है, अर्थवेद डैश खंडों का एक संग्रह है। अर्थवेद डैश खंडों का एक संग्रह है। दोस्तों आंसर है इसका 20। अर्थवेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का एक संग्रह है। अर्थवेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। अर्थवेद में 20 खंडों का संग्रह है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह भी है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह भी है। दोस्तों 33वां प्रश्न है,
ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियां कौन सी हैं? ये नदियां कौन सी हैं? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज दो नदियां हैं जिन्हें ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजा जाता था। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? दोस्तों आंसर है इसका क्षत्रिय। आंसर है इसका क्षत्रिय। दोस्तों मेरी वीडियो में दी गई कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन सी, क्षत्रिय। वर्ण जो व्यवस्था है ये वर्ण जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण है। इस प्रणाली के तहत 4 बुनियादी श्रेणियों को परिभाषित किया गया है। पहला है आपका ब्राह्मण जिसमें पुजारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी व्यक्ति आते हैं। क्षत्रिय में आपके योद्धा, राजा और प्रशासक आते हैं। वैश्य में आपका कृषि, विद, व्यापारी और किसान आते हैं। और शूद्र में आपके श्रमिक, मजदूर और कारीगर ये आते हैं। ये आपकी वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? आंसर दोस्तों इसका सामवेद। सामवेद गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ है। सामवेद गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। यह वेद लोक पूजा से संबंधित है। ऋग्वेद यह वेद का सबसे प्रारंभिक रूप है। यजुर्वेद इसे प्रार्थनाओं का ग्रंथ कहा जाता है। अर्थवेद जादू और ताबीज की पुस्तक है। अर्थवेद जादू और ताबीज की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आंसर है दोस्तों इसका ऋग्वेद। 4 वेद हैं। ऋग्वेद यह वेदों में सबसे पुराना है। सामवेद गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ है। यजुर्वेद इसे प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। अर्थवेद जादू और आकर्षण की पुस्तक है। और ऋग्वेद जो है दोस्तों ये 1028 इसमें भजन, अग्नि, इंद्र देवताओं सहित ऋषियों को समर्पित है। ऋग्वेद में 1028 जो भजन है ये अग्नि, इंद्र देवताओं सहित ऋषियों को समर्पित है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? आंसर दोस्तों इसका वर्ष 2007। वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की समृद्धि विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया है। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया है जिसे मंडला आयुक्त के नाम से जाना जाता है। यह 10,600 छंद और 1028 भजन का संग्रह है। यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व की शुरुआत में हुई है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया जो पानी में डूब गई थी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। आंसर है दोस्तों इसका एक वर्रा। एक वर्रा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक वर्रा का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। वर्रा सुअर हिंदू भगवान के 10 अवतारों में से तीसरा है। वर्रा सुअर हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा है। हिंदू प्रतिमा के अनुसार सुअर बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक है। 39वां प्रश्न है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका सिद्धि। आंसर है इसका सिद्धि। सिद्धि वह लक्ष्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंध को निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले 4 लक्ष्य हैं काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। 40वां प्रश्न है,
रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। दोस्तों आंसर है इसका वाल्मीकि। वाल्मीकि, रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि का जन्म अग्नि शर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता, जिसे सुमाली के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार वह एक बार महान ऋषि नारद से मिले और उनके साथ उनके कर्तव्यों पर प्रवचन किया। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं। दोस्तों आंसर है इसका संहिता। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह संहिता कहलाते हैं। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह संहिता कहलाते हैं। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। यह 10,028 वैदिक संस्कृत भजनों और कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों संस्कृत मंडल में व्यवस्थित किया गया है। भजन ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित है। भजन ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? दोस्तों आंसर है इसका ऋग्वेद। आंसर है इसका ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का स्रोत है। सूक्त के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का स्रोत है। सूक्त के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त पंच सूक्तम 5 सूक्तम में से एक है। पुरुष सूक्त विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रहों को डैश के नाम से जाना जाता है। आंसर है इसका संहिता। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। 4 वैदिक संहिताएं हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह वैदिक ग्रंथों की सबसे पुरानी परत है, जो लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रची गई थी। ऋग्वेद डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। आंसर है इसका 10। ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। यह हिंदू धर्म की सबसे पुरानी और पवित्र पुस्तकों में से एक है। इसमें 10 मंडलों में समूहित 1028 कविताओं का संग्रह है। 1028 कविताओं का संग्रह है। राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर दोस्तों इसका मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। राजचीन जो है सत्यमेव जयते शब्द, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है, दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, मवेशियों का स्वामी। मवेशियों का स्वामी। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? दोस्तों आंसर है इसका कल्प। कल्प अनुष्ठान निर्देश को दर्शाता है। यह क्षेत्र वैदिक अनुष्ठानों के लिए प्रक्रियाओं के मानकीकरण, परिवार में जन्म, विवाह और मृत्यु जैसी प्रमुख जीवन घटनाओं से जुड़े अनुष्ठानों के साथ साथ विभिन्न चरणों में से एक व्यक्ति जीवन के व्यक्तिगत आचरण और उचित कर्तव्यों पर चर्चा करने पर केंद्रित है। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? आंसर है इसका रावी। रावी नदी को वैदिक काल में भारतीयों के लिए पुरुषणी या इरावती के रूप में जाना जाता था और प्राचीन यूनानियों के लिए हाइड्रोटस के रूप में जाना जाता था वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? दिए गए आपके ऑप्शन है: क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाह से हुई थी। दूसरा है वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई थी। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी। और चौथा ऑप्शन है शूद्र या शार्मिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा गलत है वो हमारा ऑप्शन सी, ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी।
यह हमारा दिया गया ऑप्शन गलत है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी पुरुष के मुख से निकले। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी पुरुष के मुख से निकले। क्षत्रिय या योद्धा शासक पुरुष की बाहों से आए थे। वैश्य जैसे जमींदार और व्यापारी पुरुष की जांघों से आए थे और शूद्र या मजदूर या नौकर पुरुष के पैरों से निकले। दोस्तों आगे हमारे पास प्राचीन इतिहास में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न, हमारा 50वां प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? आंसर है दोस्तों इसका पावापुरी। पावापुरी। भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पाप रहित नगर। पाप रहित नगर। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंथ नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंथ नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की। दोस्तों आंसर है इसका जैन धर्म। जैन धर्म। महावीर ने जैन धर्म नामक एक धर्म की स्थापना की। महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान माना जाता है। आंसर है दोस्तों इसका अयोध्या। अयोध्या को पहले ऋषभदेव और चौथे अभिनंदन नाथ जैन तीर्थकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। जिन जो जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद की एक उत्कृष्ट और बाहरी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, तीर्थकर के रूप में सम्मानित हैं। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती भाग में वर्तमान बिहार भारत में एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ था। दोस्तों आगे हमारे पास 55वां प्रश्न, डैश एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्म कथाएं हैं। दोस्तों आंसर है इसका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकरों विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर की आत्म कथाएं हैं। उत्तराध्यान सूत्र श्वेतांबर जैनियों की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तकों में से एक है। आदि पुराण एक दिगंबर भिक्षु जिन सेना द्वारा रचित 9वीं शताब्दी की संस्कृत कविता है। आदि पुराण एक दिगंबर भिक्षु जिन सेन द्वारा रचित 9वीं शताब्दी की संस्कृत कविता है। महापुराण राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर आचार्य जिनसेन द्वारा रचित एक प्रमुख जैन ग्रंथ है। दोस्तों आगे हमारे पास बौद्ध धर्म से संबंधित दिए गए प्रश्न, हमारा 56वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? प्रथम बौद्ध संगति के बारे में यह कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? आंसर दोस्तों इसका अजात शत्रु। अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगति को अजात शत्रु का संरक्षण प्राप्त था। प्रथम बौद्ध संगति को अजात शत्रु का संरक्षण प्राप्त था। वह मगध के हरेक वंश का राजा था। अजात शत्रु राजा बिंबिसार के पुत्र थे। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के ही समकालीन थे। चैठियागिरी विहार सांची में बनाया जाने वाला एक डैश त्योहार है। आंसर है इसका बौद्ध। चैठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से 2 साई पुत और महामोगल्लाना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है चैठियागिरी विहार, जो कि सांची में मनाया जाता है। ये एक बौद्ध त्योहार है। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। दोस्तों आंसर है इसका पाली। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए थे। पाली कैनन, जिसे त्रिपिटका पाली ट्रिपल बास्केट भी कहा जाता है,
सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए थे। पाली कैनन, जिसे त्रिपिटका, पाली ट्रिपल बास्केट भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की शाखा थेरवाद यानी कि बुजुर्गों का मार्ग की पाली में पहली बार दर्ज किया गया पूर्ण सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आंसर है इसका सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है। यहाँ पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म यानी कि सत्य के चक्र को गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म के चक्र को गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान डैश के नाम से जाने जाने वाला एक उपवन था। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान डैश के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। आंसर इसका लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी के नाम से जाने जाने वाला एक उपवन था। दोस्तों आगे हमारे पास 61वां प्रश्न, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। आंसर है इसका बौद्ध संघ। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है। त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है। विनय पिटक त्रिपिटक के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों को एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है ऐसे बताने वाले नियम शामिल है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? आंसर है इसका सारनाथ। आंसर है इसका सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। दुख का अस्तित्व, दुख का कारण समाप्त हो सकता है और दुख के अंत का मार्ग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर है इसका बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया। यहाँ पर अपने निर्वाण की घोषणा की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने राजगीर में अपनी आस्था की शिक्षा दी थी। महावीर और बुद्ध दोनों ने राजगीर में अपनी आस्था की शिक्षा दी। दोस्तों मेरी वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 64वां प्रश्न, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ परिषद का आयोजन था। आंसर है इसका तीसरी। अशोक के शासनकाल के दौरान 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था। अशोक के शासनकाल के दौरान 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था। विभिन्न शासकों के संरक्षण में कुल 4 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। दोस्तों आंसर है इसका बुद्ध। आंसर इसका बुद्ध। बुद्ध की पालक माता या मामी महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए समन्वय की तलाश करने वाली पहली महिला थी जो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से की और वह पहली भिक्षुनी बौद्ध नन बनी। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? आंसर है इसका ग्रीस। इन ग्रीको रोमन और भारतीय विचारों के संयोजन के साथ साथ चीन और ईरान जैसी अन्य विदेशी परंपराओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप एक अलग शैली का निर्माण हुआ
जिसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? आंसर है इसका हर्मिका। हर्मिका एक स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा मंडप, एक भारतीय मंदिर में एक सामान्य सभा क्षेत्र जो एक पश्चिमी चर्च के नॉर्थेक्स के समान है। सामने की दीवार के बीच में एक प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है, और गर्भगृह मंदिर का आंतरिक कक्ष होता है जहां मुख्य देवता को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? आंसर है इसका भरहुत। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ एक बौद्ध स्तूप से अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। भरहुत स्तूप स्थल मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध स्तूप से अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। भरतु स्तूप के लिए सबसे प्रसिद्ध दाता राजा धनुभूति थे। भरतु स्तूप के लिए सबसे प्रसिद्ध दाता राजा धनुभूति थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? आंसर है इसका अशोक। कलिंग के साथ घातक युद्ध ने प्रतिशोधी सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट बना दिया और वह बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। ओडिशा में जोगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी, अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थल। अशोक का शिला अभिलेख स्थल, अशोक का शिलालेख स्थल जोगड़ा ओडिशा के गंजम जिले में एक खंडहर किला है। अशोक का शिलालेख स्थल जोगड़ा ओडिशा के गंजम जिले में एक खंडहर किला है। जोगड़ा ब्रह्मपुर से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 71वां प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर है इसका पाटलिपुत्र। प्रथम जो थी दोस्तों वो अजातशत्रु, इस अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर स्थान पर, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और जो दूसरी थी परिषद वो कालाशोक, जो कि इस वक्त ये राजा थे, और स्थान था इसका वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सभाकामी, और 383 BC पूर्व में हुई थी। और तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र स्थान पर। मोगली जो पुट थे वो इसके अध्यक्ष थे और 250 ईसा पूर्व ये हुई थी। जो चौथी हुई थी दोस्तों वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुंडलवन स्थान था कश्मीर, और वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे, और 72 ईस्वी था इसका टाइम पीरियड चौथी बौद्ध परिषद का। आपसे जो प्रश्न पूछी गई है दोस्तों वो आपसे तीसरी पूछी गई है। तीसरी बौद्ध परिषद आपसे पूछी गई है। तो तीसरी के वक्त जो थे वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। तीसरी थी आपकी पाटलिपुत्र में। 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर है इसका बौद्ध धर्म। आर्य सत्य 4 हैं। पहला है आपका दुख, संसार में दुख है। समुदय दुख के कारण है। निरोध दुख के निवारण है। मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? आंसर है इसका लुम्बिनी। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यानों में जो शीघ्र ही तीर्थ स्थान बन गया। दोस्तों 74वां प्रश्न है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? आंसर है इसका बौद्ध धर्म। चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान थे, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास स्थान थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका बिहार। लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित गुफाओं में से ये एक है। लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। 76वां प्रश्न दोस्तों, डैश तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर है इसका सांची। आंसर है इसका सांची।
सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसे 1989 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 77वां प्रश्न। भारत में प्रमुख बौद्ध रचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। आंसर है इसका धामेक। आंसर इसका धामेक। 249 ईसा पूर्व में महान मौर्य राजा अशोक द्वारा निर्मित वाराणसी के पास सारनाथ में धामेक स्तूप सबसे अधिक ध्यान देने योग्य रचना है। 249 ईसा पूर्व में महान मौर्य राजा अशोक द्वारा निर्मित वाराणसी के पास सारनाथ में धामेक स्तूप सबसे अधिक ध्यान देने योग्य रचना है। धामेक स्तूप हिरण पार्क ऋषिपट्टन का प्रतिनिधित्व करता है। धामेक स्तूप जहां बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और 8 गुना पत्र पर अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत प्राचीन इतिहास से संबंधित 4 प्रमुख टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।